इन प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए। कभी न कभी अपनी लाइफ में एक आध बार तो कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर यूज किया होगा, लेकिन अगर आपको पता चले कि ये सब में कुछ ऐसे मिलावट हैं जो आप सोच नहीं सकते हो। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का आरोप लगा है। मैं आज बात करने वाला हूँ बाबा रामदेव के बारे में, जिनका दावा होता है कि कभी ये टैबलेट ले लो तो आपको बेटा हो जाएगा, ये जूस पी लो तो आपको सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। जीएसटी चोरी करना हो, लैंड स्कैम करना हो, टैक्स की चोरी करना हो, किसी आदमी को गायब करवा देना हो, पीएम मोदी से रिबन कटवाना हो। केदारनाथ में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिद्वार पहुंचे। वहां उन्होंने बाबा रामदेव के पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। और कोई भी आरोप लगे तो आसानी से ये कह देना कि ये तो विदेशी कंपनियों की चाल है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि आने वाला टाइम एक ऐसा दवा मिलने वाला है जिसे लेने के बाद आपकी उम्र 200 साल तक बढ़ जाएगी, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। टैक्स खत्म कर दीजिए। हिंदुस्तान में 50% महंगाई एक दिन में ही खत्म हो जाए। ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने फटी हुई जींस रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, यकीन मानिए आपकी सोच बदल जाएगी। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था। बाबा ने 8वीं तक का पढ़ाई किया और बाद में वो गुरुकुल चले गए। गुरुकुल में उनकी मुलाकात हुई आचार्य बालकृष्ण से, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। जहां बाबा रामदेव को योग साधना में रुचि था, वहीं बालकृष्ण को आयुर्वेद विज्ञान में रुचि था। योग साधना के लिए बाबा रामदेव गुरुकुल से चले गए। 3 साल बाद लौटकर वापस आए, आचार्य बालकृष्ण से मिले। बालकृष्ण ने एक नए गुरु आचार्य कर्मवीर से परिचय कराया। आचार्य कर्मवीर ही वो गुरु थे जिन्होंने बाबा रामदेव को बड़े समूहों को योग सिखाने का ट्रेनिंग दिया। अब शुरुआत में बाबा रामदेव ने 2 लोगों को योग सिखाना शुरू किया, जिसमें से एक गुजरात का बिजनेसमैन था। बाबा से प्रसन्न होकर बाबा को सूरत ले गया। 1994 में पहली बार बाबा के लिए एक कैंप आयोजन किया गया, जहां उन्होंने पहली बार योग सिखाया और बदले में उन्हें 5000 रुपया दिया गया। उन दिनों आसाम में एक बीमारी फैली हुई थी। गुजराती बिजनेसमैन ने आसाम के लिए दवा बनाने का काम दिलवाया। अब ये तीनों मिलकर सर्दी, खांसी, जुकाम और फीवर जैसे एक दवा बनाया, जो कि आसाम के लोगों के लिए काफी कारगर साबित हुआ। यहाँ से बाबा रामदेव को आइडिया मिला, अब क्यों न योग के साथ साथ आयुर्वेद दवाइयों में भी हाथ आजमाया जाए। लेकिन उसके लिए एक जगह चाहिए था। ये कमी पूरा हुआ आचार्य शंकर देव का कृपालु आश्रम से, जो कि हरिद्वार में था। ये काफी बूढ़े हो गए थे और इन्हें एक संचालक चाहिए था। ये कमी पूरा किया आचार्य कर्मवीर ने। यहाँ से बाबा का बाजार चल पड़ा। 1995 में ये तीनों मिलकर एक ट्रस्ट रजिस्टर किए दिव्य योग मंदिर के नाम से। अब बाबा रामदेव और आचार्य कर्मवीर मिलके बड़े बड़े कैंप लगा के लोगों को योग सिखाते थे। लेकिन बाबा रामदेव के लिए ये काफी नहीं था। उन दिनों आम पब्लिक एंटीना से डिश टीवी पे शिफ्ट हो रहे थे और धार्मिक चैनलों का डिमांड काफी बढ़ गया था। यहाँ बाबा को अपना बाजार बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जरिया दिखा और बाबा पहुंच गए संस्कार टीवी के पास। संस्कार टीवी को 1.5 लाख रुपए दे के अपने लिए मॉर्निंग का 20 मिनट का स्लॉट बुक कर लिया। अब बाबा यहाँ हरिद्वार में बैठ के योग सिखाते थे और वहाँ लोग अपने घरों में बाबा को फॉलो करके अपना योग प्रैक्टिस करते थे। अब क्योंकि आइडिया नया था, चल पड़ा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो योग शिविर लोगों के लिए पहले फ्री था, अब वो चार्जेबल हो गया था। अब बाबा को जो जितना करीब से देखना चाहे, उसको उतना ज्यादा कीमत देनी पड़ती थी। बाबा अपना बाजार बढ़ाने के लिए झूठ और फरेब का सहारा ले इस कदर गिर गए कि दावा कर डाला कि एड्स और कई ऐसे लाइलाज बीमारी का इलाज योग और आयुर्वेद में है, और जिसका केंद्र बाबा का शिविर। अब ये देख नेता, अभिनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन और पीड़ित का तांता लग गया। दवा के नाम पे इन लोगों से करोड़ों रुपया ठगा गया। साइंटिफिक रूप से इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला। मतलब ये टोटली झूठ और फरेब था। और ये तो सिर्फ शुरुआत था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि गेरुआ वस्त्र धारण कर बाबा हिंदू हिंदू बोलकर करोड़ों हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया। आगे वीडियो पे बने रहिए। वापस आते हैं टॉपिक पे। बाबा का गंदा धंधा मॉडल, जिसमें योग और आयुर्वेद का व्यापार से बाबा करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर रहे थे, ये बाबा के तीसरे पार्टनर आचार्य कर्मवीर को पसंद नहीं आया। आचार्य कर्मवीर का मानना था कि योग जैसा साधना व्यापार के लिए नहीं बना है और उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। साल 2005 में आयुर्वेद दवाई बनाने वाले 115 वर्कर्स ने विरोध कर दिया। आरोप लगाया तयशुदा से कम सैलरी मिलती है और ज्यादा मेहनत करवाया जाता है
और इतना ही नहीं, हमारा धर्म भी भ्रष्ट करवाया जा रहा है। इंसानी खोपड़ी और कई और जानवरों की हड्डियां पिसवाया जाता है और दवा में मिलवाया जाता है। ये बात सुन बाबा ने उस सबों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इसके बाद विरोध और ज्यादा बढ़ गया और 400 से ज्यादा वर्कर्स विरोध में आ गए। ये बात सुन नेता वृंदा करात ने आड़े हाथ लिया इसे, और जब आयुष मंत्रालय ने इसका टेस्ट के लिए सैंपल लिया तो इसमें इंसान और जानवरों के डीएनए पाया गया। बाद में बाबा का रिप्लाई बहुत ही अच्छा है कि ये तो विदेशी कंपनियों का साजिश है। जब सन्यासी कहे जाने वाले बाबा ने सन्यासियों का भी मजाक उड़ा डाला। ग्रंथों में लिखा है कि सन्यासी का न तो कोई घर होता है, परिवार होता है, वो सादा जीवन जीते हैं। लेकिन बाबा का व्यापार जैसे ही चल पड़ा, बाबा ने अपने पूरे परिवार को व्यापार में लगा डाला। करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के बाद बाबा ने लोगों का इमोशन को भी नहीं छोड़ा। भारत में लड़कियों के बजाय लोगों को पुत्र की चाहत ज्यादा होती, मंत्र पढ़ो तो पुत्र पैदा हो जाएगा। इस डिमांड को देखते हुए बाबा ने एक बना डाला नई दवा, पुत्र जीवक बीज। मतलब ये दवा खा लो, उसके बाद आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। हद हो गया। लेकिन जब साइंटिफिक प्रमाण मांगे गए, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला और बाबा ने सीधा यू टर्न ले लिया कि इससे तो बांझपन का इलाज होता है। मतलब आपने करोड़ों रुपए की दवाई बेच डाला और उसके बाद आप सीधा यू टर्न कर गए। मतलब आपने मेडिकल साइंस का भी पूरा का पूरा मजाक उड़ा डाला। असल में बाबा को सनक चढ़ी हुई थी पैसे कमाने का। ये मौका मिला नवंबर 2015 में। मैगी में सीसा का मात्रा ज्यादा मिला और गलत लेवलिंग के कारण FSSAI ने मैगी को बैन कर दिया। देश की राजधानी में मैगी के भीतर सीसे यानी लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई। बाबा आनंद फानन बिना लाइसेंस और बिना अप्रूवल का आटा नूडल्स बना डाला और लॉन्च कर दिया। ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। अगर इनकी लिस्ट की मैं बात करूं तो 6-7 घंटे भी मुझे कम पड़ जाएगा इनके बारे में बताने में, बट फिर भी आप आगे देखिए। साल 2017 में आंवला जूस सेंट्रल फूड लैब में सारे टेस्ट फेल हो गए और ये बताया गया कि ये जूस तो पीने के लायक ही नहीं है। और ये बात सुन पूरे देश के सेना कैंटीन में से बैन कर दिया गया आंवला जूस को। मामला यहाँ खत्म नहीं होता है। साल 2020 कोविड-19 जब लोग मर रहे थे, वहाँ भी बाबा को इस आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया। 23 जून को बाबा ने कोरोनिल किट लॉन्च कर दिया और कितनी आसानी से आके बाबा ने बोल डाला कि जिसे पूरा वर्ल्ड, पूरा देश जिसका इलाज ढूंढ नहीं पाया, उसका इलाज पतंजलि आयुर्वेद ने ढूंढ निकाला। और ये कोरोनिल किट लेने से 7 दिन में कोविड का मरीज बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। और इसे WHO ने प्रमाणित किया है और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी अप्रूव किया है। ये सुन के मार्केट में तहलका मच गया और इसके तुरंत बाद WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि हमने कोविड के लिए किसी दवा को अप्रूव किया ही नहीं है। मतलब ये कोविड का दवा ही नहीं है। इससे पहले पब्लिक को अच्छा और बुरा समझ आता, बाबा ने 242 करोड़ अंदर कर लिया। अब जब बवाल बहुत ज्यादा मचा तो बाबा ने सीधा यू टर्न करके बता डाला लोगों को कि ये तो इम्यूनिटी बूस्टर था। इम्यूनिटी बूस्टर मतलब आप लोगों की जान के साथ खेल गए और उसके बाद आप बेशर्मों की तरह आके बोल दिए कि ये इम्यूनिटी बूस्टर था। दिसंबर 2020 CSA की रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि हनी में चाइनीज शरबत मतलब चाइनीज सिरप मिला। मतलब स्वदेशी के नाम पे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाले बाबा ने मिलावट भी किया चाइना का, वो भी इसलिए क्योंकि वो आसानी से इंडियन लैब के पकड़ में नहीं आता है। ये पकड़ में भी आया जर्मनी लैब टेस्ट में। मतलब पहले से प्लानिंग ही था लोगों को बेवकूफ बनाने का। साल 2021 पतंजलि सरसों तेल में सस्ता रिफाइंड और पाम ऑयल का मिलावट मिला और बाबा का दावा था कि बाकी जो कंपनियां सरसों तेल बनाती है उसे खतरनाक कैंसर की बीमारी होती है, लेकिन बाबा का ही बनाया हुआ सरसों तेल में पाम ऑयल जैसा खतरनाक केमिकल मिला जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण। मतलब यहाँ भी एक झूठ और इसके लिए बाबा के ऊपर 11 लाख का फाइन लगाया गया। साल 2024 में पतंजलि दंत मंजन में समुद्री जानवर का हड्डियों का अंश मिला। दावा किया गया है कि दिव्य दंत मंजन में मछली का अर्क यानी कि फिश एक्सट्रैक्ट शामिल है, जबकि इसे शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन उत्पाद के रूप में बेचा जा रहा है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये शाकाहारी है या मांसाहारी है पूरी डिटेल पैकेट में लिखना होता है। बाबा ने शाकाहारी बोल के और लोगों का धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो सोचो करोड़ों लोगों को कैसा लगा होगा जब उन्हें ये पता चला कि जो दंत मंजन में
यूज कर रहा हूँ वो शाकाहारी नहीं बल्कि वो मांसाहारी है। आगे चलते हैं 2025 में पतंजलि घी। बाबा का बड़ा बड़ा दावा पतंजलि घी खाने से सेहत का ये होता है वो होता है, लेकिन उसमें घटिया पाम ऑयल का मिलावट मिला, सब स्टैंडर्ड मिला, मतलब वो भी घी के नाम पे मजाक। ये तो वो केसेस थे जो बड़े मात्रा में ये प्रोडक्ट बिकते थे। इसके अलावा न जाने और कितने केसेस बाबा के ऊपर है। टैक्स चोरी का भी आरोप लगा क्योंकि बाबा खुद को चैरिटेबल बताते हैं। बताया गया कि जब आप शिविरों में आने का एंट्री फीस लेते हैं तो चैरिटेबल का क्या मतलब। यहाँ भी इनके ऊपर एक केस हुआ। इसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अकेले इनके ऊपर लगभग 90 केसेस डाले थे। जमीन अधिग्रहण से रिलेटेड आयुर्वेद बोल के किसानों का जमीन लिया और आपने उसमें कमर्शियल काम चालू कर दिया। इसके अलावा जीएसटी चोरी, टैक्स इनपुट, पता नहीं कितने सारे आरोप इनके ऊपर है। और हर बात पे बाबा का सिंपल यू टर्न होता है कि ये विदेशी कंपनियों का साजिश है। ये तो हो ही नहीं सकता है। ये तो वो बाबा है कि जिनके कोई भी संस्था का रिबन काटने प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आते हैं। सोचो कितनी बड़ी चैलेंज होता होगा किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए कि उनके ऊपर आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना। बाबा का फेक एडवर्टाइजिंग के कारण, झूठ बोलने के कारण कई एक बार बाबा को अदालत में खड़े होकर माफी मांगनी पड़ी है, लिखित में माफी मांगनी पड़ी है, पेपरों में इस्तेहार डालना पड़ा है माफीनामा का। इनके ऊपर और भी आरोप लगा कि आचार्य शंकर देव का अचानक रहस्यमय गायब हो जाना, मतलब आज तक उनका ना तो बॉडी मिला ना तो उनका कुछ खोज हो पाया और उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। और इसमें ये भी बाबा के ऊपर एलिगेशंस लगा, ये जानने के बावजूद भी बहुत दिनों बाद एफआईआर दर्ज करवाया गया। आखिर बाबा का मनसा क्या था या बाबा का हाथ था, आज तक ये मिस्ट्री रह गया। इसके अलावा आचार्य बालकृष्ण के ऊपर भी फ्रॉड 420 का केस हुआ। बताया गया कि फर्जी मार्कशीट दिखा के उन्होंने अपना पासपोर्ट बनाया, असल में वो नेपाल के रहने वाले हैं और यहाँ रहने का उनके ऊपर कोई वो लीगली नहीं है। लेकिन ये सारे केस ये बताता है कि बाबा का बिजनेस झूठ और फ्रेब पे ही शुरू हुआ है और इसी दम पे लगभग 40,000 करोड़ प्लस का साम्राज्य आज बन गया। और अगर ये वीडियो, ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मिलते हैं फिर। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अगला वीडियो आपको और भी अच्छा लगेगा, आप जरूर देखें स्क्रीन पे।